अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर एक मरतबा फिर बात करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मरतबा फिर रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू किया, इसकी रीज़निंग क्या हैं और फिर अब तक की इस मामले के ऊपर डेवलपमेंट्स क्या हैं, आज की वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे हमारी ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो मखसूस नशिस्तों का मामला, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जजेस की अक्सरियत जिसको लीड जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी। वो तहरीक इंसाफ जिसने ये मखसूस नशिस्तें मांगी ही नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें लेने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई थी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले ने यह कहा कि अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई मुश्किल पेश आए तो पीटीआई या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकती है। और 15 दिन का टाइम दिया गया था कि विद इन 15 डेज़ जो है वो ये लोग जो आज़ाद हुए या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे वो दोबारा पीटीआई ज्वाइन करें और फिर 7 दिनों के अंदर अंदर उनका नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इस हवाले से अपडेट कर दे फहरिस्त को और उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दे। अब इस मामले पे डेवलपमेंट क्या हुई है, इस पे डेवलपमेंट्स दो हैं। एक तो वो अरकान जो जिनकी किसी न किसी तौर के ऊपर उन्होंने किसी न किसी खाने में उन्होंने पीटीआई को टिक किया था, उनकी तादाद थी 39। उन 39 के हवाले से तो ख़बर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने उन 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम करते हुए उनका नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया है। लेकिन जो दीगर 41 अरकान थे जिनकी वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ थी और उन्होंने इस हवाले से तमाम डॉक्यूमेंटेशंस भी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, जो 39 हैं जिनकी किसी न किसी खाने में भी अगर उन्होंने पार्टी वाबस्तगी पीटीआई को टिक किया तो उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि किसी न किसी खाने में भी अगर उन्होंने अपनी वाबस्तगी पीटीआई से ज़ाहिर की है तो वो ऐसा ही है जैसे वो पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं। लेकिन ये जो 41 हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जिनकी वाबस्तगी थी, उस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। और सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने की वजह इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताई जा रही है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले पर वजाहत के लिए जो है वो हमें वजाहत दरकार है। और इसमें जो दरख्वास्त दी गई है इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं और दस्तावेज़ात जमा करवाने वाले अरकान ने लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद कंफर्म करेगी और इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। और उसकी रीज़निंग बिल्कुल सादा सी है। हम जानते हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्टिल अंडर क्वेश्चन है और वो मामला इलेक्शन कमीशन में इस वक्त पेंडिंग है। तो दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, इसका बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं है और बुनियादी ढांचे की अदम वजूद रखने या अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें इस मामले के ऊपर रहनुमाई फ़राहम करे और ये वो रहनुमाई मांगी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन 41 अरकान की जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे। और इन्होंने ये तो कह दिया जी कि हम पीटीआई के हैं, लेकिन हमारी पार्टी वाबस्तगी अब कंफर्मेशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी कैसे होगी इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं उस पर मैं ये बता चुका हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अंडर क्वेश्चन है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये मामला किस तरफ जाएगा, ये कैसे हल होगा और ये मज़ीद जो है वो इस पे तनाज़ा बढ़ेगा और ये इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में जब ये मामला जाएगा तो इसमें पेचीदगियाँ या दुश्वारियाँ आएंगी। तो एग्जैक्टली वही हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ज़रा वापस चलते हैं
एक इशू की तरफ और फिर उस इशू को इस लेटेस्ट जो इलेक्शन कमीशन की पटिशन है इसके साथ रिलेट करके देखते हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने रिव्यू फाइल किया तो उस पहले रिव्यू को नंबर लगाकर कमेटी के सामने रखा गया। उस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की ये राय थी कि जो 15 डेज़ का डेडलाइन या ये हद मुकर्रर की है सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले में, उसके तनाजुर में इस रिव्यू को फौरी समात के लिए मुकर्रर होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो कमेटी के दोनों मेंबरान, क्योंकि अक्सरियत में थे, जस्टिस मंसूर साहब भी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दोनों की एक ही राय थी कि एक तो तफसीली वजूहात नहीं आई, डिटेल रीजनिंग नहीं आई, और सेकेंडली ये था कि अभी जजेस छुट्टियों के ऊपर हैं, तो इसलिए ये मामला जो है जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद रिव्यू की तरफ जाएगा, और अभी डिटेल रीजनिंग भी या तफसीली फ़ैसला भी नहीं लिखा हुआ। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन को दुश्वारी पेश आ रही है तो अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में अब आ सकता है कि इसको एड्रेस करने के लिए क्या, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये जो हमारा मेजॉरिटी ऑर्डर है जो 8 जजेस का है, आप इनके पास इनके चैम्बर्स में आएंगे। तो ये जो 8 जजेस हैं ये तो इस वक्त दस्तयाब नहीं हैं, ये छुट्टियों के ऊपर है। जैसा कि उस मिनट्स मीटिंग जो जारी हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के, उसमें यह कहा गया कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा बैरून मुल्क हैं। फिर इसी तरह हमने देखा कि जस्टिस अतर साहब जो है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क बार से उन्होंने एक ख़िताब भी किया, तो वो भी अब उनके बारे में भी कंफर्म नहीं है कि अभी पाकिस्तान पहुँचे हैं नहीं पहुँचे। तो अब जब ये 8 के 8 जजेस दस्तयाब नहीं हैं तो इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई क्या अभी फौरी तौर के ऊपर हो सकेगी? क्या जो दस्तयाब 2-3 जजेस हैं उस 8 जजेस में से, या 2-3 जजेस से ज़्यादा भी अगर हम कुछ देर के लिए सोच लें कि ज़्यादा जजेस अवेलेबल हैं, तो क्या वो उनसे आपस में वो मुशावरत करके कोई गाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन को, या यहाँ पे भी ये कह दिया जाएगा जी कि आप छुट्टियों के बाद आइएगा? क्योंकि ये तो 15 दिन का टाइम जो है वो इस फैसले में, जो अक्सरियती फ़ैसला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर इस मामले के ऊपर कोई मुशावरत हो सकती है तो फिर ये क्वेश्चन भी कहीं, अगर हम इसको तनकीदी नज़र से देखें तो फिर ये तनकीद भी हो सकती है कि फिर रिव्यू जो है उसको क्यों फ़िक्स नहीं किया गया। और क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे जजेस ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो जुडिशल या किसी केस की समाअत के दौरान, तो खैर मेरे ख्याल में कोई ऐसी मिसाल नहीं है, लेकिन जुडिशल कमीशन की एक मिसाल हमारे सामने, एक से ज़ायद बल्कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे जो जजेस हैं, जो मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, वो एज अ वीडियो लिंक के ज़रिए उन इजलासों में शरीक हुए हैं। तो क्या वो जजेस जो अब अगर मुशावरत के लिए दस्तयाब हैं तो क्या रिव्यू सुनने के लिए वो उनको वीडियो लिंक की सहूलत क्यों नहीं दी जा सकती थी? ये वो तमाम तनकीदी सवालात हैं जो हो सकता है आगे चल के इसके ऊपर बहस हो। तो बहरहाल अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ने राय या वजाहत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब देखना ये है कि इस पर क्या एक्सप्लेन किया जाता है और क्या कहा जाता है। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पीटीआई का जो तंजीमी ढांचा है, जो क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, जब कोई चेयरमैन होगा तो चेयरमैन के साइन से ही जो है वो कंफर्मेशन होगी कि ये उम्मीदवार जो है ये हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी से है, हम इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब पहले वेट करेगी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है, पहले उसको डिसाइड होने दिया जाए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उस वक्त ये तय होगा, या सुप्रीम कोर्ट ख़ुद से ये कह सकती है कि आप इन लोगों को भी ट्रीट करें एज आ पीटीआई उम्मीदवार, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इन लोगों को भी एज आ पीटीआई उम्मीदवार ट्रीट करें तो वो कैसे हो सकता है? तो ये वो तमाम पेचीदगियाँ हैं जो हमें पहले भी शायद नज़र आ रही थी इस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन में, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। और इस फैसले के ऊपर 2 रिव्यूज़ आए हुए हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का, और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और ये कहा गया कि इस फैसले की वजह से जो इस फैसले में जो है वो आइन को रीराइट किया गया है।
तो लेट्स सी, देखें ये मामला किस तरफ जाता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।